Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear friends, Assalamu alaikum. Welcome to Online Academy with Eddie. ओके तो हमने जो है वो कुछ डायफ्रैक्शन मेथड्स पढ़े, जैसे एक्सरे डायफ्रैक्शन पढ़ी, न्यूट्रॉन डायफ्रैक्शन पढ़ी। तो उनमें हमने ये देखा कि एक रे आती है, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर एक्सरे आती हैं और एटॉमिक प्लेन से वो क्या होती है, टकराने के बाद वो स्कैटर हो जाती हैं, ठीक है, यानी एक्सरेज इंसिडेंट होती हैं, वो टकराती हैं एटॉमिक प्लेन्स के ऊपर और फिर वो एटॉमिक प्लेन से स्कैटर हो जाती हैं। हर एटम जो है वो क्या करता है, एक्सरेज को अब्सॉर्ब करता है और फिर इमिट करता है। इस फिनोमेना को हम स्कैटरिंग बोलते हैं बेसिकली। तो अब ये जो रेज स्कैटर होती हैं, तो आज हम कैलकुलेट करेंगे कि उनका एम्पलीट्यूड कितना होता है, यानी आज हमने उनके एम्पलीट्यूड को कैलकुलेट करना है। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एटॉमिक प्लेन्स है जो मैंने यहाँ शो करवाई और हम ये देख रहे हैं जिस पॉइंट का एनालिसिस कर रहे हैं वो ये पॉइंट है, ओके, जहां पे मैंने रॉ लिखा है। अब एक रे यहां पे आके टकराती है और टकराने के बाद क्या होती है, वो स्कैटर हो जाती है, ठीक है, और स्कैटर होने के बाद वो कहां जा रही है, इस पॉइंट P के ऊपर, यानी पॉइंट P हमारा क्या स्कैटरिंग पॉइंट है, ओके। अब हमें पता है कि हम जब भी किसी चीज को ऑब्जर्व करते हैं तो हमारा कोई ना कोई रीजन जरूर होता है। मैंने यहाँ पे एक पॉइंट खुद से लिया, ठीक है, इसको रीजन बनाया मैंने। अब यहां से मैं देखूंगा कि जो रेज इंसिडेंट हो रही हैं उनको भी मैं जो ऑब्जर्व कर सकता हूं, जो रेज स्कैटर हो रही हैं उनको भी मैं ऑब्जर्व कर सकता हूं इस रीजन O के जरिए, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद यहां से देखें जो रीजन O का डिस्टेंस है इस रो पॉइंट के साथ, उसको मैंने रो वेक्टर का ही नाम दिया है, और रीजन O का जो स्कैटरिंग पॉइंट P से डिस्टेंस है उसको मैंने कैपिटल R से शो किया है, और इस पॉइंट इंसिडेंट पॉइंट का स्कैटरिंग पॉइंट से जो डिस्टेंस है उसको मैंने स्मॉल r वेक्टर से शो किया है, ओके। तो ये कुछ रेज इंसिडेंट हो रही हैं जिनके वेव नंबर को मैंने k से शो किया है। हमें पता है k क्या है, इट इज द वेव वेक्टर एंड इट इज इक्वल टू द, अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं, इट इज इक्वल टू द 2 पाई ओवर लैम्डा। अब हमें पता है कि कोई भी ट्रैवलिंग वेव है ना, अगर ट्रैवलिंग वेव का हम एम्पलीट्यूड शो करें तो वो क्या आता है, a नॉट e की पावर आयोटा k डॉट rho माइनस ओमेगा t। वैसे हम k डॉट x लिखते थे अगर आपको याद हो, तो मैंने क्योंकि यहाँ पे जो है वो पोजीशन rho ली है तो मैंने यहाँ पे rho लिख दिया है। अब एट फॉर टाइम t इज इक्वल टू 0, जब यहाँ पे वो इंसिडेंट हो रही है, स्कैटरिंग नहीं हुई, इंसिडेंट के लिए t इज इक्वल टू 0 मैं जब यहाँ पुट करूंगा तो ये ओमेगा और t की जगह जब 0 आएगा तो ये 0 हो जाएगा, और मेरे पास अब जो इंसिडेंट वेव का एम्पलीट्यूड बचेगा वो क्या आएगा, a नॉट e की पावर आयोटा k डॉट rho, ओके। अब अगर ठीक है, ये तो मेरे पास आ गया इंसिडेंट वेव का एम्पलीट्यूड जब मैंने यहाँ ओरिजिन से उसको ऑब्जर्व किया। स्कैटरिंग वेव का भी इस तरह कुछ ना कुछ जो है वो एम्पलीट्यूड होगा, और वो कितना होगा, k डॉट r, ठीक है, क्योंकि r वेक्टर है ना रो और p के दरमियान, ठीक है। अगर मैं इकट्ठा कर दूं एम्पलीट्यूड को, इंसिडेंट और स्कैटरिंग वेव के एम्पलीट्यूड को, तो अब मेरे पास जो एक्सप्रेशन बनता है वो क्या बनेगा, a नॉट e की पावर आयोटा k डॉट रो इंसिडेंट वाला, k डॉट r स्कैटरिंग वाला, ओके। फ्रॉम फिगर मैं लिख सकता हूं, अगर मैं इस डायग्राम को देखूं, ठीक है, तो r प्लस रो, इन दोनों का हमें ऐसे फील होगा कि जैसे ये r वेक्टर जो है इट इज द रिजल्टेंट ऑफ r वेक्टर एंड रो वेक्टर, यानी मैं लिख सकता हूं r वेक्टर इज इक्वल टू r स्मॉल r प्लस रो। r वेक्टर अगर मैंने वैल्यू निकाली है प्लस रो, इधर आके माइनस रो हो जाएगा, r माइनस रो, ठीक है। तो यानी मैं लिख सकता हूं, देखिए यहाँ पे r वेक्टर ये प्लस रो माइनस रो वेक्टर आ जाएगा इज इक्वल टू यहाँ क्या रहेगा, r वेक्टर। अब हमें पता है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी को यूज करते हुए मैंने क्या किया कि r वेक्टर को इधर लिख लिया और r माइनस रो को राइट साइड पे लिख दिया, राइट को लेफ्ट और लेफ्ट को राइट साइड पे लिख दिया, तो इससे कोई इशू नहीं बनता, ओके। अब अगर मैं r डॉट r करूं, r डॉट r को इसी r वेक्टर को इसी r खुद यानी सेल्फ प्रोडक्ट ले लूं r वेक्टर का, तो क्या होगा, r डॉट r इज इक्वल टू, r की वैल्यू क्या है, r माइनस रो डॉट, यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास डॉट प्रोडक्ट, फिर r की वैल्यू क्या है, r माइनस रो। अब क्या है, r जब r से होगा तो r स्क्वायर आ जाएगा, फिर r जब रो से होगा प्लस माइनस सॉरी तो प्लस माइनस माइनस r डॉट रो ही होगा, सही है। फिर माइनस रो जब r से होगा तो माइनस रो डॉट r होगा। अब r डॉट रो डॉट r ये सेम है, तो मैंने तो क्या लिखा, -2 r डॉट रो से उसको रिप्रेजेंट कर दिया,
माइनस माइनस प्लस रॉ का स्क्वायर आ गया मेरे पास। अब r डॉट r इज इक्वल टू, अब ये r स्क्वायर आ गया प्लस रॉ स्क्वायर माइनस 2r डॉट r था। देखिए r डॉट r ये दो वेक्टर्स हैं और वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हमें पता है a डॉट b इज इक्वल टू ab cos थीटा होता है। तो फिर मैंने क्या किया, r डॉट r की किसके इक्वल आएगा, r r cos ऑफ और एंगल बिटवीन द वेक्टर कैपिटल R एंड स्मॉल r, तो उसको मैंने r डॉट r लिख दिया। r डॉट r स्क्वायर बन गया। इस पूरे एक्सप्रेशन में से जो मैंने यहाँ लिखा है इसमें से अगर मैं r स्क्वायर कॉमन ले लूं तो मेरे पास, चलिए अभी कॉमन ही लेता, मैं इस तरह करता हूँ कि मैंने r स्क्वायर से इस पूरे को डिवाइड भी कर दिया और r स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी कर दिया। मैंने जरा आपकी आसानी के लिए काम किया कि मैंने r स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया इस सारे को, ब्रैकेट के बाहर मैंने r स्क्वायर लगाया, इट मींस ये सबसे मल्टीप्लाई हो गया। और जब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इन सब को r स्क्वायर से, तो मैं इन सब पे r स्क्वायर को डिवाइड भी करूंगा, इसलिए मैंने इन सब के नीचे r स्क्वायर लिखा है, यानी r स्क्वायर ओवर r स्क्वायर प्लस रॉ स्क्वायर ओवर r स्क्वायर माइनस 2r रॉ, सॉरी यहाँ पे रो आएगा मेरे पास, ठीक है, और यहाँ पे भी रो है, ओके, क्योंकि मैं r रॉ की बात कर रहा हूँ, ओके। तो और रॉ स्क्वायर ओवर r स्क्वायर माइनस 2r रॉ ओवर r स्क्वायर cos r डॉट रो आ गया मेरे पास। अब देखिए r स्क्वायर से कैंसिल, देखिए ये इज इक्वल टू r स्क्वायर मैंने सेम लिखा, r स्क्वायर से कैंसिल 1 आ गया प्लस रो ओवर r, इसको लिख सकता हूं रो स्क्वायर ओवर r स्क्वायर को रो ओवर r होल का स्क्वायर माइनस, अब ये देखिए ये r इस स्क्वायर है क्योंकि, तो एक r कैंसिल एक r रह जाएगा, माइनस 2 रो ओवर r cos ऑफ r डॉट रो आ जाएगा। देखिए ये जो डिस्टेंस है r, मैंने बताया कि इन दोनों का रिजल्टेंट बनाएं फिर r बनता है, इट मींस r इज वेरी लार्ज, वैल्यू जो है r की वो बहुत ज्यादा लार्ज है, और यहाँ पे r डिनोमिनेटर में आ रहा है, नीचे आ रहा है, जितनी बड़ी वैल्यू से हम डिवाइड करते हैं नीचे उतना ही वो एक्सप्रेशन छोटा हो जाता है। तो फिर मैं लिख सकता हूँ कि r बहुत बड़ा है, लिहाजा हम ये जो टर्म है रो ओवर r इसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं, यानी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 पुट कर सकते हैं। ओके, r स्क्वायर था मेरे पास, तो मैंने क्या किया, इस r स्क्वायर को खत्म करने के लिए मैंने इसकी स्क्वायर रूट ले ली। दो काम मैंने किए, यहाँ पे मैंने इसको निगलेक्ट भी कर दिया, यानी ये 0 हो गया, और दूसरा मैंने क्या किया, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले ली। जब स्क्वायर रूट होगा तो स्क्वायर रूट से कैंसिल, r आ गया इज इक्वल टू, ये भी स्क्वायर रूट से कैंसिल, r आ गया इनटू 1। अब ये तो मैंने 0 पुट कर दिया ना, इसको निगलेक्ट कर दिया, माइनस 2 रो ओवर r, ठीक है, माइनस 2 रो ओवर r cos ऑफ r डॉट रो, क्योंकि मैंने स्क्वायर रूट ली हुई सारी की, तो ये 1/2 आ गया, इसकी तो स्क्वायर रूट से कैंसिल, लेकिन ये सारी चीज इसके ऊपर जो है वो 1/2 लगाया और इसको 0 पुट कर दिया, तो ये मेरे पास आ गया। अब इज इक्वल टू r इनटू 1 माइनस 2 रो ओवर r cos इनटू r डॉट रो था, देखिए ये 1/2 कहां गया, देखिए बायनोमियल नॉर्मल, अगर आपको पता हो बायनोमियल फार्मूले का, तो वो क्या होता है 1 प्लस x की पावर n अगर है तो क्या होता है 1 प्लस, ये जो पावर होती है ना इससे मल्टीप्लाई होती है दूसरी टर्म से, 1 प्लस n, इसमें ज्यादा इसको एक्सपेंड नहीं करता। मैंने यहाँ पे वही बायनोमियल थ्योरम ही अप्लाई किया है, r आ गया 1 माइनस, अब ये जो पावर है दूसरी टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगी 1/2 डॉट, ये मैंने पूरी दूसरी टर्म लिख दी, ठीक है, 2r रो ओवर r cos r डॉट रो। अब देखिए r इज इक्वल टू, ये कैपिटल R वैसे ही आ गया, ठीक है, यहाँ पे 2 से एक तो कैंसिल हो गया, एक काम तो ये हो गया। दूसरा मैंने क्या किया, इन दोनों का एलसीएम ले लिया, आज चूंकि मेरे पास व्हाइट बोर्ड पे जगह कम थी तो मैंने यहाँ पे इन दोनों का यहीं पे एलसीएम ले लिया। r अगर इस पूरी टर्म का एलसीएम लिया जाए, ठीक है, तो ये एलसीएम r जो है इस 1 से होगा मल्टीप्लाई, तो मेरे पास क्या आ जाएगा r, फिर ये एलसीएम r इस r पे डिवाइड होगा, आंसर 1 आएगा, तो ऊपर वाली टर्म बिल्कुल सेम आ गई, रो cos r डॉट रो, ठीक है। अगर आपको समझ ना आए तो करके देखिएगा साथ साथ, तो फिर आपको समझ आ जाएगी कि मैं कैसे करता हूँ। ओके, r इज इक्वल टू कैपिटल R, अभी देखिए ये r इस r से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या एक्सप्रेशन बचा बाकी, r इज इक्वल टू ये r माइनस रो cos r डॉट रो, ठीक है। इसको मैं थोड़ी देर में यूज करूंगा अभी। बहरहाल अब हमें पता है यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड है ना, हमारी इलेक्ट्रॉन्स, हमारा जो एम्पलीट्यूड है इंसिडेंट वेव को डिपेंड करता है
कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की या चार्जेस की कंसंट्रेशन कितनी है, और यहाँ पे जितनी इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन होगी उसे हम शो करेंगे n ऑफ रो से। ठीक है, यहाँ पे n ओवर रो इसकी वैल्यू इतनी ज्यादा होगी, इट मींस यहाँ पे नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स ज्यादा हैं, नंबर है ना n, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर ज्यादा, यानी इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन यहाँ पे ज्यादा है। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा वॉल्यूम जो है वो इमेजिन कर लूँ, ठीक है, और इस वॉल्यूम को मैं dv से शो करूँ, ठीक है, ये तो मुझे पता था कि इस पॉइंट के ऊपर n ओवर रो है चार्ज कैरियर्स, लेकिन अगर मैं dv में देखना चाहूँ कि कितने हैं चार्ज कैरियर्स कितने हैं, उनकी वजह से एम्पलीट्यूड कितना बनता है, यहाँ से जो वेव स्कैटर होकर जा रही है, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, उसको मैं लिख सकता हूँ एम्पलीट्यूड ऑफ स्कैटरिंग वेव इज इक्वल टू n ओवर रो। n ओवर रो क्या है, यानी यहाँ पे चार्ज कैरियर्स कितने थे और कहाँ पे कितने थे, dv, वो जो मैंने वॉल्यूम लेट किया है, थोड़ी सी जगह ली है, इस वॉल्यूम में देखूंगा कि कितने नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स हैं और उनका फेज कितना है, यानी इंसिडेंट वेव और स्कैटरिंग वेव में कितना फेज डिफरेंस आ रहा है, तो उसको मैं किससे शो करूंगा, k डॉट रो प्लस k डॉट r। ठीक है, तो ये फॉर्मूला जब मैं लिखूंगा तो ये क्या आ जाएगा, मेरे पास स्कैटरिंग वेव का एम्पलीट्यूड आ जाएगा। ओके, n ओवर रो वैसे आ गया, dv भी आ गया, e की पावर आयोटा, इन दोनों में से मैंने k ले लिया कॉमन, बाकी क्या रह गया रो प्लस r। ठीक है, क्योंकि मैंने ये जो k था और ये जो k था मैंने कॉमन ले लिया, मेरे पास क्या रह गया रो प्लस r। अब n ओवर रो वैसे आ गया dv e की पावर आयोटा, देखें रो तो वैसे कह रहा है, इस r की वैल्यू मैंने ये पुट की है, तो इस r में क्या, देखिए मैंने k को मल्टीप्लाई भी कर दिया मैंने अंदर दोबारा से ना, k डॉट रो तो आ जाएगा प्लस k जब इस r से मल्टीप्लाई होगा ना, ठीक है, तो इस r की ये वाली वैल्यू है सारी, तो इट मींस ये जो k मल्टीप्लाई होना था r से, अब ये k इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा और मेरे पास क्या आ जाएगा k डॉट r माइनस k रो cos ऑफ r डॉट r। ओके, अब यहां तक मैंने इसको छोड़ दिया, ठीक है, इसमें एक और चीज मैं पुट कर लेगा, देखिए k प्राइम डॉट रो, अगर इन दोनों का मैं डॉट प्रोडक्ट लूं तो क्या आएगा, a डॉट b इक्वल a भी cos थीटा होता है, यानी k प्राइम की मैग्नीट्यूड रो की मैग्नीट्यूड cos ऑफ थीटा होता है, यानी इन दोनों के दरमियान एंगल, तो r डॉट रो की इक्वल हो गई। ठीक है, अब k प्राइम डॉट रो इज इक्वल टू k रो cos ऑफ r डॉट रो होगा, सही है। देखिए ये k प्राइम है, इसकी मैग्नीट्यूड तो k प्राइम आनी चाहिए थी, बट मैं आपको एक बात कहूं, ये पहले ये बता दूं कि k जो होता है ना, ये है वेव नंबर इंसिडेंट वेव का, और k प्राइम जो है वो वेव नंबर है या वेव वेक्टर है स्कैटरिंग वेव का। अगर मैं मैग्नीट्यूड देखूं तो इनकी मैग्नीट्यूड सेम है, इसीलिए मैंने यहाँ पे k प्राइम की जगह k लिख दिया। ठीक है, ओके, तो अब k प्राइम रो cos ऑफ r डॉट रो आ गया और k प्राइम की जगह मैंने k लिख दिया। ओके, लिखा k प्राइम चाहिए था लेकिन k प्राइम k के इक्वल होता है, रो cos ऑफ r डॉट रो आ गया। अब एम्पलीट्यूड ऑफ स्कैटरिंग वेव, अगर मैं इस चीज को इसमें पुट करूं, देखिए क्या आएगा, n ओवर रो dv e की पावर आयोटा k डॉट, सॉरी इक्वेशन नंबर 6 में पुट करूंगा, दोबारा ध्यान से देखिए, ये जो चीज है इसको मैं पुट करूंगा इस इक्वेशन नंबर 6 में, तो एम्पलीट्यूड ऑफ स्कैटरिंग वेव इज इक्वल टू n ओवर रो dv e की पावर आयोटा k डॉट रो, लिख दिया मैंने सेम, k डॉट r लिख दिया, ये जो k डॉट r cos ऑफ r डॉट p था, इस सारे की जगह मैंने ये वाली वैल्यू पुट कर दी, k प्राइम डॉट रो लिख दिया। अब मैं आपको बताऊं कि ये जो k डॉट r है ये कांस्टेंट है, तो इसको मैं जो है वो ना भी लिखूं तो इशू नहीं है, क्योंकि कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन के। तो अब बाकी क्या रहेगा मेरे पास, n ओवर रो dv e की पावर, अब ये टर्म रहेगी मेरे पास, ठीक है, और मेरे पास ये वाली टर्म रहेगी, क्योंकि ये तो मैंने कांस्टेंट है तो मैंने उसको अभी छोड़ दिया, e की पावर आयोटा। अब इनमें से मैंने रो कॉमन ले लिया, तो क्या रह गया मेरे पास, k माइनस k प्राइम रह गया। अब k माइनस k प्राइम, इसको मैं लिख सकता हूं डिफरेंस ऑफ वेव नंबर, ठीक है, डेल्टा k। तो फिर देखिए n ओवर रो dv e की पावर आयोटा रो, और k माइनस k प्राइम की जगह मैंने क्या लिख दिया, डेल्टा k। तो ये मेरे पास आ गया एम्पलीट्यूड ऑफ स्कैटरिंग वेव। ठीक है, और अगर गौर से देखें तो ये किस चीज पर डिपेंड कर रहा है,
n ओवर रॉ पे, यानी कितनी वेव स्कैटर होगी ये डिपेंड करता है यहाँ चार्जेस की कंसंट्रेशन कितनी है। तो वी कैन से दैट द एम्पलीट्यूड ऑफ स्कैटरिंग वेव, द एम्पलीट्यूड ऑफ स्कैटरिंग वेव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एम्पलीट्यूड। मैं a से शो करूँ, ये जो एम्पलीट्यूड है a, इसको a से शो करूँ तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है n ओवर रॉ। ये तो मेरे पास लास्ट में भी ये एक्सप्रेशन आ रहा है n इंटू रॉ के, यानी amplitude of scattering wave is directly proportional to the number of charge carriers at this point. Okay? तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। मैंने कोशिश की कि मैं आसान जो है वो कर सकूं, बट अगर आप इसको सही तरीके से समझना चाहते हैं तो आप साथ के साथ लिखते जाएं और वीडियो देखते जाएं, फिर आपको सही से समझ आएगी। तो इफ़ यू लाइक द वीडियो दैन प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।